हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम रीट लेवल 1 थर्ड ग्रेड का जो कलाम के द्वारा जो टेस्ट पेपर आयोजित हुआ था उसका अपन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम कंप्लीट 150 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम अधिकतम से अधिकतम आज क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सभी साथी अपने चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करना है। और साथियों, आपको अगर कलाम के पेपर और आपको टेस्ट सीरीज या कलाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप जो अपना बायो के अंदर साथ में ही जो अपना डिस्क्रिप्शन है और मेन चैनल के ऊपर इंस्टा की जो है लिंक डाल रखी है, वहाँ से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको कंप्लीट मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो मित्रों, देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि 1428 में रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। ये बताना है कि जो 1448 का समय था उसके अंतर्गत रामपुरा के अंदर एक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में एक रामपुरा नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पर किसके द्वारा जो युद्ध ये लड़ा जाता है, तो ये देखिएगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है राणा मोकल और फिरोज खां के मध्य जो रामपुरा का युद्ध लड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा। तो राइट आंसर रहने वाला है जगन्नाथ कछवाहा, जो अकबर के द्वारा अंतिम अभियान के रूप में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में अकबर के द्वारा मेवाड़ के ऊपर कोई अभियान नहीं भेजा जाता है और महाराणा प्रताप जो पुनः अपनी जो मेवाड़ प्रदेश है वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं और अपना प्रदेश फिर से जीतते हैं। अगला प्रश्न है कि राणा सांगा के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई उनका कालानुक्रम क्या है, कि इनको समय के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो बयाना, खातौली और गागरोन 3 युद्ध दे रखे हैं अपने को। तो इसके अंदर सबसे पहले बयाना की जो लड़ाई है ये देखिएगा, ये 1527 में होती है। खातौली की लड़ाई 1517 में और गागरोन की लड़ाई 1519 में। राइट और सटीक आंसर रहने वाला है 2, 3, 1, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। सबसे पहले खातौली की लड़ाई 1517 में हुई, उसके बाद में गागरोन की लड़ाई 1519 में हुई, उसके बाद में बयाना की जो लड़ाई 1527 और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भूताला का युद्ध के संदर्भ में असंगत युग में बताना है। यह युद्ध जयद्रथ सिंह व इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया, बिल्कुल राइट। इस युद्ध का वर्णन जय सिंह सूरी का जो हमीर मर्दन जो जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया उसमें जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। भूताला का युद्ध 1227 में होता है। और इसका जो 4 ऑप्शन है, इस युद्ध में जयद्रथ सिंह पराजित हुआ नहीं, जयद्रथ सिंह इस युद्ध में पराजित नहीं हुआ, ये असंगत कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, किस बाईसी का गंधर बाईसी का संबंध किस शासक से है। गंधर बाईसी, आपको पता है कि गंधर बाईसी में 22 इसके अंदर विद्वान थे, तो यह जयपुर के जो सवाई प्रताप सिंह कछवा थे उनसे संबंधित गंधर बाईस रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, कि किस गोहिल शासक के शासनकाल में रावल और राणा शाखाओं की उत्पत्ति हुई। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रणजीत सिंह के समय में रावल और राणा शाखा की उत्पत्ति मानी जाती है। ये मेवाड़ राजवंश से संबंधित क्वेश्चन है। फिर मेवाड़ राजवंश से संबंधित क्वेश्चन है कि इजलास खास, ऐसा भी इजलास खास की स्थापना किस शासक ने की। तो सही उत्तर रहेगा महाराणा जो सज्जन सिंह है उनके शासनकाल में ही इजलास खास की स्थापना 1877 में मानी जाती है। मेरे साथ ही बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना 1877, महाराणा सज्जन सिंह। प्रीवियस ईयर आरपीएससी के द्वारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ। सभी को पता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का प्रतापी शासक माना है। बहुत शानदार कि मेवाड़ के कौन से वो शासक हैं जिन्हें जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक मानते हैं। जयद्रथ सिंह, तेज सिंह, राणा हमीर और समर सिंह। तो इसका राइट और सटीक आंसर होने वाला है जयद्रथ सिंह को गौरीशंकर ओझा ने गुलाम वंश का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली राजा माना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि निम्न में से महाराणा मोकल द्वारा निर्मित अथवा जीर्णोद्धारकृत मंदिर है। तो इसके अंदर अपने को कूट दे रखा है, कूट के अंदर अपना फर्स्ट और जो है सेकंड ये सही रहने वाले हैं कि द्वारकानाथ मंदिर और समृद्धेश्वर मंदिर, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो गोसुंडी बावड़ी है उसका निर्माण श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया जाता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12, महाराणा कुंभा से संबंधित असत्य कथन की क्या करनी है, अपने को छांटना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। महाराणा कुंभा के काल में कवि अत्रिवट, महेशवत, कीर्तिवट प्रशस्ति की रचना की, बिल्कुल सही। कुंभाकृत कामराज यतिसार 7 अंगों में विभक्त है, यह बात भी सही है। कुंभा के चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया गया, बिल्कुल। और कुंभा ने मालवा की मेंदिनी राय को शरण दी, मेंदिनी राय को शरण नहीं दी, मेंदिनी राय से ये युद्ध करते हैं और उन्हें पराजित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, महाराणा सांगा को सैनिक भग्नावशेष किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा कुंभा को एक सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा देते हैं। कर्नल जेम्स टोड जिन्हें घोड़े वाले बाबा जी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14, कुंभाकालीन वास्तुशिल्पी मंडल कृत रचना नहीं है? विष्णु वल्लभ। निम्न में से किस ग्रंथ में मुगल मेवाड़ संधि तथा हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की विजय का उल्लेख मिलता है? राइट ऑप्शन रहने वाला है अपना राजप्रकाश। और जो प्रताप रासो है ये किशोर दास के द्वारा लिखा गया, वो जो अलवर की स्थापना की जानकारी मिलती है प्रताप रासो में। काफ़ी विद्यार्थी क्या है कि मतलब यहाँ से मुगल मेवाड़ संधि और हल्दी घाटी का नाम सुनते ही प्रताप रासो ऑप्शन टिक करते हैं, जो गलत है। इस चीज़ का ध्यान रखना। राजप्रकाश ने हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की विजय की अपने को जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अपना झालावाड़ रियासत से है कि झालावाड़ रियासत का पहला शासक कौन था? मदन सिंह, हरिश्चंद्र, राजेंद्र और पृथ्वी सिंह। राइट आंसर मदन सिंह झालावाड़ रियासत से संबंधित है। झालावाड़ राज्य को अंग्रेजों ने मान्यता कब दी? तो ये मान्यता अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत को मान्यता प्रदान की। जमुआ रामगढ़ ने मीणाओं को पराजित कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो दुले राय जो कि कछवाहा राजवंश का संस्थापक है, दुले राय के द्वारा ही जमुआ रामगढ़ में मीणाओं और बड़गुजरों को पराजित करते हैं और अपना सत्ता का प्रमुख केंद्र बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मानसिंह से संबंधित है। मेवाड़ मारवा जयपुर के कछवाहा राजवंश से संबंधित कि मानसिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने पहली बार उड़ीसा पर अधिकार किया। बिल्कुल। सेकंड है, मानसिंह को अकबर ने 7,000 का मनसब दिया। तो इनमें से अपने को सत्य कथन फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, जयपुर में मदरसा ए हुनरी। तो मदरसा ए हुनरी की स्थापना सवाई राम सिंह। सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्न में से सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां थी? जयपुर की स्थापना 1727 में, सूरत खाना की स्थापना, बिल्कुल, सिसोदिया रानी का महल और जगत शिरोमणि मंदिर। तो अपना सवाई जय सिंह से संबंधित फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जयपुर की स्थापना करते हैं, सूरत खाना की स्थापना, सिसोदिया रानी का महल। तो राइट आंसर ए, बी और सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, हुड्डा सम्मेलन से संबंधित कि हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मराठों के जो राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ता है उसको रोकने के लिए राजस्थान के सभी राजाओं के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसे हुड्डा सम्मेलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि आमेर शासक भारमल की पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कहाँ पे हुआ? तो सांबर में संभाल लिया था। किसको? हरकाबाई को। तो सांबर इसका राइट और सटीक आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ईश्वर सिंह के संदर्भ में अपने को असत्य कथन बताना है कि ईश्वर सिंह माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर राजमहल का युद्ध हुआ। बिल्कुल ये बात सही है कि ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच जो विवाद था ये उत्तराधिकारी को लेकर था और इसके लिए राजमहल जो टोंक में पड़ता है वहाँ पे युद्ध होता है। ईश्वर सिंह ने अपने काल में सरगासुली का निर्माण कराया। बिल्कुल ये बात भी सही है। यहीं से ईश्वर सिंह आत्महत्या करते हैं सरगासुली से। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है कि अगस्त 1748 ईस्वी में माधो सिंह और उसके भाई ईश्वर सिंह के मध्य बगरू का युद्ध होता है। ये स्टेटमेंट भी सत्य है। स्टेटमेंट 4 है कि ईश्वर सिंह ने मुगलों से रणथंभौर दुर्ग छीनकर इसे जयपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये जो है असत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट और सटीक आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मेवाड़ शासक ने मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से चौथ वसूली संबंधी समझौता किया? तो चौथ संबंधी जो समझौता था ये मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थान की प्रमुख नदी जो अपना संपूर्ण मार्ग राजस्थान में तय करती है। राजस्थान की प्रमुख नदी बतानी है जो अपना पूरा का पूरा जो मार्ग है ये राजस्थान में ही तय करती है। मीन्स ये राजस्थान से ही इसकी उत्पत्ति होती है और राजस्थान में ही ये अपनी जो मार्ग है ये तय करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनास रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, जिलों से संबंधित क्वेश्चन है कि सिल्ली सेठ झील जो कि अलवर में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी की शाखा को रोककर बनाया गया? तो राइट आंसर रूपारेल नदी। क्वेश्चन नंबर 28, लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा क्या कहलाती है? जो लूणी नदी है उसका जो पूर्वी जो सीमा है वो किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर काला भूरा डूंगर। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की तट की सहायक नदी है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये रहने वाला है। पेडस नदी बनास नदी की दाहिने तट की एक सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अपने को असंगत विकल्प बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। तो बनास नदी बेरों के मठ से इसका उद्गम होता है। कांकनी नदी कोटरी गांव से निकलती है और बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन जो सोम नदी है ये नया नानवारा से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर जो इसका है ये 3 बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी झील राज्य के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। तो प्यारे साथियों, सांभर अपना फोय सागर, ताल छापर और कायलाना जोधपुर। राइट आंसर रहने वाला है कि ये जो 4 झीलें दे रखी है ना, उनमें से सबसे उत्तर में अगर आप देखोगे मैप के अंदर तो जो ताल छापर चूरू में जो झील स्थित है वो ही सबसे उत्तर दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, निम्नलिखित में से अरब सागर में जल गिराने वाली नदी है। वो नदी अपने को यहाँ पे बतानी है कि जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। सोम, बनास, पश्चिमी बनास और लूनी। तो राइट आंसर आपका सोम और पश्चिमी बनास और लूनी रहने वाला है। मीन्स ए, सी और डी जो नदियाँ हैं ये अपना जो जल है ये अरब सागर में डालती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, हारनव और वैसे ही सहायक नदियाँ हैं। हारनव वैसे ही सहायक नदियाँ किस नदी की हैं। तो सही उत्तर रहने वाला है साबरमती नदी की ये हारनव और सही नदियाँ रहने वाली हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, फिर आपका ये नदियों से संबंधित है कि सांबर झील में जल गिराने वाली नदियाँ या फिर जो नाले हैं ये कौन से हैं। तो आपको बता दूं, तुरमती बिल्कुल, रूपनगढ़ बिल्कुल है सर, और खंडेल, मेंधा, खारी, ये सारे के सारे जो नाले हैं ये सांभर में अपना जल गिराते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। असंगत बताना है। मेज गुड्डा बिल्कुल, मानसी अडवान बांध है, जवाई आपका हेमावास पाली में और ढूंढ कानोता में। तो जवाई जो बांध है ये आपका असंगत है, जवाई बांध बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, नदियों से संबंधित है कि आपको क्या करना है, कूट में सुमेलित करना है। तो माही जो नदी है ये माही नदी मोरेन की क्या है, सहायक नदी है। माही नदी किसकी है, मोरेन की सहायक है। और लूनी नदी गुहिया की सहायक है, बिल्कुल सर। और जो आपकी पार्वती नदी है ये अहेरनी की सहायक है, अहेरनी की, और काली सिंध उजाड़ की। तो इस प्रकार आप सम्मिलित करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। राइट आंसर बनास नदी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न की भीम लात और भीम लत जलप्रपात निम्न में संबंध में अपने को उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैनाल भीलवाड़ा में, चंबल चित्तौड़ में है, पार्वती बारा में है, तो मांगली बूंदी में है। राइट आंसर मांगली बूंदी में असंगत विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान की कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता। मध्य प्रदेश से किस नदी का जो है ये उद्गम नहीं होता है। तो आलनिया जो नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ये बता असुमेलित युग्म बताना है कि असुमेलित कौन सा है। अनूप सागर बीकानेर में है, नवल सागर बूंदी में है, गोवर्धन जो है ये दौसा में है, या फिर भीम सागर झालावाड़ में है। राइट आंसर रहने वाला है गोवर्धन सागर दौसा। अगला प्रश्न देखिएगा, झीलों से संबंधित है कि निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है। फलोदी नहीं है, ताल छापर नहीं है, कोलायत नहीं है, या फिर कावद नहीं है। राइट आंसर अपना जो है ये कोलायत, जो कि बीकानेर में मीठे पानी की झील है, कोलायत झील। राइट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 3 कोलायत झील रहने वाली है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे साथियों, राजस्थान में कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है। कागदी जो पिकअप बांध है ये कोटड़ा में है, झाबुआ में है, धार में है, या फिर बांसवाड़ा में है। तो आपको बता दूं, कागदी जो बांध है ये अपना बांसवाड़ा में स्थित है। ये देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर जो माही नदी है, माही नदी के ऊपर बांध है, एक कडाना बांध है, एक कागदी बांध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा एक बार, बनास नदी के संदर्भ में क्वेश्चन है कि यह
संबंध जिले के बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। यह बनास की सहायक नदी है। तो ये किस नदी की बात हो रही है? तो आपको यहाँ पर है जो ये नदी की विशेषता दे रखी है और इसकी जो सहायक है ये कौन सी है? तो ये अपना ऑप्शन 3 खारी रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा बैराज बारां जिले में नहीं है? तो ओखला बैराज बारां जिले में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक साहित्य लेखन की गद्य विधा नहीं है? तो लेखन की गद्य विधा झूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? तो रणमल छंद राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, राजस्थानी साहित्य से संबंधित निम्न में से रचना व लेखक कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी के द्वारा लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट। वीरायण बादर डाडी, बिल्कुल। भारतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी। तो इसमें असंगत जो विकल्प रहने वाला है चंदन वाला रास कवि पालहन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा एक बार, विशलदेव रासों में किस रस की प्रधानता है? तो इसके अंदर श्रृंगार जो रस है इसकी प्रधानता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कि राजस्थानी साहित्य के आदिकाल की चारण शैली की रचनाकार है? राइट आंसर श्रीधर व्यास रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब अपने जो टीचिंग मेथड है उससे संबंधित क्वेश्चन है कि सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो जो सस्वर वाचन के लिए छोटी कक्षाओं में अगर सामूहिक वाचन करवाया जाता है तो वह सबसे उपयुक्त साधन है। सामूहिक वाचन को ही समवेत वाचन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भाषा संबंधित भाषा की विशेषता नहीं है। हाँ, निम्नलिखित में से भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल है। भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल। भाषा स्वयं के द्वारा सीखी जाती है, ये अर्जित संपत्ति भी है। और भाषा व्यवहारिक दक्षता है, बिल्कुल सर। भाषा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बढ़ती है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भाषा पूर्णता से अंशता की ओर नहीं बढ़ती बल्कि अंशता से पूर्णता की ओर बढ़ती है। अर्थात भाषा जो है ये सरल से जटिलता की तरफ चलती है। इस प्रकार जो अपना विकल्प 3 ये असत्य रहने वाला है भाषा के संदर्भ में। एक विद्वान की परिभाषा है, तो बताना है किस विद्वान ने यह परिभाषा दी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भाषा है? तो ये स्वीट महोदय ने बताया, बिल्कुल। और साथियों क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा, अपने कौशलों से संबंधित है कि अभिव्यक्ति या फिर अभिव्यंजनात्मक कौशल कौन कौन से हैं? कि वे कौशल बताने हैं जिनसे अपना भाव और विचारों को दूसरों के समकक्ष प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार के LSRW में बोलना और जो लिखना है, अपन अपने भावों का अभिव्यक्ति बोलकर या फिर लिख कर सकते हैं। तो राइट और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा, निम्नलिखित में से श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है? तो शुद्ध वर्तनी लिखने में सहायता करना, बिल्कुल। एकाग्रचित्ता का विकास करना, बिल्कुल। छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 लेखन की गति में ह्रास कम करना, ये असंगत विकल्प रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखिएगा, हाँ, निम्नलिखित में से लेखन शिक्षण की विधि नहीं है? मॉन्टेसरी, रचनात्मक, जैक्टोट या साचर्य? राइट आंसर साचर्य रहने वाला है। ब्रायन की पुस्तक कौन सी है? बहुत शानदार, ब्रायन की पुस्तक साइलेंट रीडिंग ब्रायन की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही उसको ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से लेखन शिक्षण का सोपान नहीं है? तो तथ्यों का संग्रहण है, व्यवस्थापन है, रूपरेखा निर्माण है, अनुप्रयोग लेखन शिक्षण का सोपान नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से पठन से संबंधित असंगत विकल्प बताना है। तो असंगत विकल्प है अपना पठन क्रिया करते समय पाठ्यपुस्तक की आँखों से दूरी यहाँ पर कुछ दे रखी है, तो वो होनी चाहिए, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा,
किस विधि में सर्वप्रथम स्वर फिर व्यंजन तत्पश्चात वाक्य फिर शब्दों को पढ़ना सिखाया जाता है? तो इस प्रकार का जो है ये वर्ण जो विधि है इसके अंदर सिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित विशेषता किस उपागम की है? एक तरफ अपने को उपागम की जो है ये विशेषताएं दे रखी हैं और फिर अपने को बताना है कि ये किस उपागम से संबंधित है। यह छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करता है। यह उपागम इस उपागम में वाक्यों की संरचना के ऊपर बल दिया जाता है। यह उपागम बालक की मौखिक अभिव्यक्ति को सशक्त करता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन उपागम जो कि स्किनर महोदय के द्वारा गया, ये इसका राइट मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर अपना 4 रहने वाला है। जो संरचनात्मक उपागम है ये सारी की सारी विशेषताएं इसकी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 134 कि समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजन कार्य है। इसमें मात्र तथ्यों का संग्रहण करना, किसी भी अधिकृत विद्वान के विचारों की तर्क रहित स्वीकृति निहित है, वरन यह विचारशील चिंतन की प्रक्रिया है। उक्त परिभाषा है, तो ये परिभाषा थॉमस एम रिस्क की है। अगला प्रश्न 135 देखिएगा, अपने को एक तरफ शिक्षण विद्या दे रखी है और दूसरी तरफ जो है उनके जनक दे रखे हैं, विकासकर्ता दे रखे हैं। तो शास्त्रीय साखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर राइट है, और है अभिक्रमित अनुदेशन टी.एफ. गिलबर्ट है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन थॉर्नडाइक, बिल्कुल ये असत्य रहने वाला है। रेखीय अनुदेशन जो है ये स्किनर महोदय के द्वारा दिए गए और कंप्यूटर से अनुदेशक लॉरेंस स्लिटुरो के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा 136, बहुत ही शानदार है कि ग्लोवरिन उपागम का प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर 4 A.H.T. ग्लोवर, बिल्कुल मेरे साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण उपागम से संबंधित असत्य कथन बताना है। इस उपागम का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। भारत में सर्वप्रथम D.D. तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया, यह भी सही है। सूक्ष्म पाठ की अवधि 36 मिनट होती है, पर ये साथियों ये विकल्प जो है ये असत्य है, क्योंकि शिक्षण जो सूक्ष्म पाठ का जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, पूरी प्रक्रिया 36 मिनट की होती है, लेकिन माइक्रो टीचिंग जो है ये 5 से 7 मिनट की होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्बर्ट से संबंधित है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय जो शिक्षा प्रणाली है उससे संबंधित असत्य बताना है अपने को कि प्रस्तुतिकरण, तुलना और अनुप्रयोग ये तीनों है, लेकिन अन्वेषण जो है ये नहीं होता। तो हर्बर्ट के एक बार पंचपदीय आप सोपान देख लीजिएगा कि सबसे पहले प्रस्तावना के बाद में पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं, तुलना करते हैं, फिर सामान्यीकरण करते हैं और फिर बाद में उसके प्रयोग या अनुप्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया को B.S. बलिउम ने त्रिमुखी बता दिया, वह है। त्रिमुखी में कौन कौन से अपने जो है ये सोपान हैं? उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। विकल्प नंबर 2 राइट और सटीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा, मॉरिसन इकाई योजना के उपागम में संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? तो मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में वस्तु में दक्षता प्रदान करना, बिल्कुल ये उपागम विषय की परिपाक क्रिया पर ध्यान देता है, बिल्कुल यह उपागम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, बिल्कुल सही है, लेकिन असंगत विकल्प है इसमें 3। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को ठीक से मौखिक व लिखित रूप से अभिव्यक्त करने का प्रशिक्षण किस शिक्षण के अंतर्गत दिया जाता है? तो रचना कौशल है, लिखित और मौखिक दोनों जो कौशल हैं उनका विकास होता है। ऑप्शन इसका रचना शिक्षण राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा, पर्यवेक्षित अध्ययन की विशेषताएं बतानी है। यह उपागम विषय वस्तु केंद्रित है। इसमें छात्रों में स्वाध्याय की आदत, तर्क, निरीक्षण, अवबोध की दक्षता का विकास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सटीक और राइट आंसर रहने वाला है। अब हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो देखिएगा, निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया है। आक्रामक क्रिया कौन सी है? पढ़ना आक्रामक है, देखना, खरीदना और छींकना। राइट आंसर छींकना जो है ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। सुरेश ने आम और केले खरीदे, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो वाक्य में एक कर्म क्रिया है, एक ही कर्म है कि सुरेश ने आम और केले क्या किए? खरीदे, बिल्कुल। अगला प्रश्न है 145 देखिएगा,
हाँ, आक्रामक क्रिया नहीं है। किस विकल्प में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये बताना है। तो बैठना सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, बैठना आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिएगा 146, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी अविकारी शब्द हैं? तो अविकारी शब्द जो होते हैं उनका काल, क्रम, लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रतिदिन और जितना ये अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, अव्यय से बनी आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो सामीप्य अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि समीप जो है ये एक अव्यय है, इसका रूप सदैव एक ही रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा 148, मेरे घर के सामने मंदिर है वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है। तो मेरे घर के सामने जो शब्द है वाक्य में अव्यय की भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 149, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का युग्म गलत है? तो कवि का कवियत्री होता है, नेता का नेत्री होता है, कछुआ का मादा कछुआ और मर्द का नारी नहीं होता। ये जो है असंगत है, नर और नारी होता है। प्यारे साथियों, नर पुरुष और नारी स्त्री। अगला प्रश्न देखिएगा, आज का अंतिम प्रश्न, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। कमरा का कमरे हो जाएंगे, लड़का का लड़की हो जाएगा, भक्त का भक्तों हो जाएगा और वस्तुओं का वस्तुएं होंगे। तो अपने को एक वचन का सही युग्म बताना है, तो इसमें वस्तु का वस्तुएं होंगे, ये वो राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, आपको आज की ये क्वेश्चन कैसी लगी, इसके लिए आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।